हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी साथियों का वंशोर पाठशाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की जनजातियों के ऊपर, है ना। कंप्लीटली जो हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं जो वंशोर पाठशाला के ऐप पर आपको मिल जाएंगे, कंप्लीटली मैं नोट्स का यहाँ पे आपको रिवीजन करवाऊंगा। जो साथी नोट्स परचेज कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो डायरेक्टली इनको देख सकते हैं। जो नोट्स परचेज नहीं करे हैं वो कर सकते हैं, यहाँ से मिनिमम प्राइस में आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे। वंशोर पाठशाला के ऐप के ऊपर जाओगे आप, फिर नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, उनको देख के आप लिख भी सकते हो, चाहिए आप उनको देख के हैं वो प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। अपन आज कला संस्कृति में देखेंगे और कला संस्कृति में भी अपन देखेंगे यहाँ पे राजस्थान की जनजातियां, जनजातियों से संबंधित। देखो, टू द पॉइंट अपने नोट्स की यही विशेषता है कि आपको यहाँ पे ओनली फॉर टू द पॉइंट जो चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी उन्हीं के ऊपर अपन है वो चर्चा करने वाले, ठीक है। तो ये देखो भाई, अगर अपन जनजातियों की बात करते हैं तो सबसे पहले राजस्थान में जो जनजातियों की बात होती है तो सबसे पहले अपने जहन में एक सवाल आता है कि सर ये जनजातियां, इनको यानी कि जनजाति होने का दर्जा है वो कैसे मिलता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं जनजाति होने का दर्जा लेने के लिए, पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो जनजातियों को जनजाति होने का दर्जा है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, राज्यपाल के परामर्श से, है ना। राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 यानी 342 में इसका वर्णन है। जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 342 में इसका उल्लेख है, वो मिलता है कि भाई जनजातियों को जनजाति होने का दर्जा राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाएगा, परामर्श राज्यपाल से लिया जाएगा, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र, अब राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र जैसे अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र भी एक यानी कि इनको क्षेत्र है वो कैसे बनाया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र ये 5वीं अनुसूची के भाग ग के तहत अनुसूचित क्षेत्र है वो बना सकते हैं। अनुच्छेद 342 में इसका वर्णन है। और अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का यानी कि राष्ट्रपति के पास में है वो पावर होता है। अगर ये सारे पैरामीटर्स के अनुसार उस क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आता है तो राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र है वो घोषित कर सकता है, ठीक है। अनुसूचित जनजातियां, अगर हम बात करें अनुसूचित जनजातियां शब्द की परिभाषा ये आर्टिकल 366-25 में दी गई है। इनकी जो परिभाषा है वो 366-25 में दी गई है। राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में टोटली 9 जनजातियां हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे कि राजस्थान में कुल कितने अनुसूचित जनजातियां हैं तो राजस्थान में कुल 9 अनुसूचित जनजातियां हैं। अब इनमें से ऑप्शन में ये आता है निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति में से नहीं है, तो नवों के याद आपको होने चाहिए नाम। डायरेक्टली आपको पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा जिनमें से 3 तो अनुसूचित जाति में से है जबकि 1 अनुसूचित जाति में से नहीं होगी। तो ये चारों ये नवों आपको याद होने चाहिए, यानी कि मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी, डामोर, कंजर, सांसी और पटेलिया, ये 9 है अनुसूचित जनजाति में आती है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं मीणा जनजाति की। देखो, मीणा जनजाति ऐसी जनजाति है जो राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति है राजस्थान में सबसे बड़ी? मीणा जनजाति राजस्थान में सबसे बड़ी है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि राजस्थान की ऐसी जनजाति जो सबसे शिक्षित व संपन्न जनजाति है तो वो मीणा जनजाति है जो सबसे शिक्षित भी है और सबसे संपन्न भी है। ये ऐसा प्रश्न है वो पूछा जा चुका आपसे पहले भी। मीणा जनजाति की उत्पत्ति की बात करें तो भगवान विष्णु से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? मीनाओं का जो शाब्दिक अर्थ है वो मीन या मछली है। ये अपनी उत्पत्ति मछली से मानते हैं। भगवान मत्स्य से इनकी उत्पत्ति हो रही है तो ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? मत्स्य का मतलब ही मछली होता है, ठीक है। और ये मत्स्य अवतार किनका रूप है? भगवान विष्णु का रूप है। इनकी कुलदेवी जीणमाता मीणा जनजाति की कुलदेवी है और इनके कुलदेवता भूरिया बाबा या गोमतेश्वर है।
कुलदेवी जीण माता है, जबकि कुलदेवता भूरिया बाबा या गोमतेश्वर इनके कुलदेवता है। इनके गुरु आचार्य मुनि मगन सागर, ये आचार्य मुनि मगन सागर है, वो कौन थे? ये जैन मुनि थे, जैन मुनि थे। आचार्य मुनि मगन सागर है, वो जैन मुनि थे। मीणा जनजाति में देवताओं को क्या कहते हैं, है ना? देवी व देवताओं को बुज कहा जाता है। अगर अपन मीणा जनजाति की बात करें कि देवी और देवताओं को क्या कहा जाता है सर? देवी और देवताओं को बुज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब मीणा पुराण भी है ना? इजीली क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे तो डायरेक्टली पूछेगा कि मीणा पुराण के लेखक कौन है, तो मीणा पुराण के लेखक आचार्य यानी कि मगन सागर है, वो मीणा पुराण के लेखक है। मीणा जनजाति का प्रमुख ग्रंथ यही है, मीणा पुराण मीणा जनजाति का प्रमुख ग्रंथ है ना? मीणा जनजाति का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? मीणा पुराण मीणा जनजाति का प्रमुख ग्रंथ है। और इसी मीणा पुराण के अनुसार क्या है? इसी मीणा पुराण के अनुसार 5200 मीणाओं के गोत्र हैं। मीणा पुराण के अनुसार मीणाओं में 5200 गोत्र है। डायरेक्टली प्रश्न ऐसा आएगा एग्जाम में कि राजस्थान की किस जनजाति में 5200 गोत्र माने जाते हैं, है ना? तो मीणा पुराण के अनुसार मीणा जनजाति में 5200 गोत्र है, वो माने जाते हैं। उत्पत्ति अभी मैंने आपको बता दिया, मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। भगवान मत्स्य अवतार से मीणाओं के वर्ग हैं, वो भी देखो मीणाओं में है ना, वो 2 वर्ग के मीणा पाए जाते हैं। ठीक है ना? चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। ठीक है। चौकीदार मीणा कौन हुआ करते थे सर? चौकीदार मीणा वो हुआ करते थे जो राजा और महाराजाओं की चौकीदारी का काम करते थे। इनको थोड़ा उच्च श्रेणी में गिना जाता है, जबकि जमींदार मीणा है वो पशुपालन और खेती का काम करते हैं। ठीक है। चौकीदार मीणा उच्च वर्ग में इनको माना जाता है। राजा महाराजाओं के पास चौकीदारी का ये काम किया करते थे। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पास में सुरक्षा का काम किया करते थे, जिसे अपन चौकीदारी बोलते हैं। जमींदार मीणा इनका काम पशुपालन व खेती करना है। देखो जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? अगर जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति की बात करें जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है तो वो मीणा है। और ये सबसे ज्यादा जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, उदयपुर वाले क्षेत्र में है, वो निवास करते हैं। मीणा जनजाति का जयपुर में शासन भी रहा था। जयपुर के कछवाहा वंश से पहले आमेर पर अगर अपन शासन की बात करें तो मीणाओं का ही शासन था, है ना? कछवाहा वंश से पहले आमेर यानी कि जयपुर में मीणाओं का ही राज था, है ना? जयपुर शासकों का राज तिलक है वो मीणा सरदार के द्वारा किया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि आमेर के जितने भी शासक हुए उनका राज तिलक किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? आमेर के शासकों का राज तिलक है वो मीणा सरदारों के द्वारा इनका राज तिलक है वो किया जाता है। आमेर के शासकों की फौज में चौकीदार मीणा भी रहा करते थे, जो चौकीदारी का काम करते थे। इनमें कुछ प्रथाएं प्रचलित है। मीणा जनजाति में क्या है? मीणा जनजाति में कुछ प्रथाएं प्रचलित है भाई, इसे आप नोट डाउन करो, साथ साथ में आप इसे लिखते रहो या डायरेक्टली आप सुनते भी रहोगे तो भी ये आपको चीजें हैं वो याद हो जाएगी। कुछ प्रथाएं हैं मीणा जनजाति में प्रचलित है। अब जैसे झगड़ा राशि, झगड़ा क्या होता? झगड़ा यही होता है कि भाई किसी 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा, सीधी भाषा में बोल देता ना कि 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा, तो ऐसे ही इनमें होती है झगड़ा राशि, है ना? झगड़ा के आगे क्या लग गया यहाँ पे? झगड़ा के आगे लग गया यहाँ पे राशि, है ना? ठीक है ना? तो ये क्या है? जब कोई पुरुष दूसरे की पत्नी को भगाकर ले जाता है, कोई पुरुष दूसरे की पत्नी को भगाकर लेके जाता है तो जो उस यानी कि स्त्री का जो पहले वाला पति होता है उसको जुर्माने के रूप में राशि देता है और उसी राशि को झगड़ा राशि कहते हैं। झगड़ा अलग है और नाता प्रथा अलग है। देखो नाता प्रथा में भी स्त्री है वो किसी दूसरे पुरुष के साथ में जाके रहेगी, है ना? वो प्रथा भी मीणा जनजाति में प्रचलित है कि कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ में स्वेच्छा से जाके रह रही है तो उसे तो कहते हैं अपन नाता प्रथा। और झगड़ा अपन कहते हैं जब कोई पुरुष
किसी दूसरे की स्त्री को भगा करके लेके जाता है तो दोनों पुरुषों में क्या होगा, झगड़ा होगा। तो झगड़े को चुकाने के लिए क्या देना पड़ेगा, झगड़ा राशि देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गलती महिला की नहीं है, गलती पुरुष की है। तो झगड़ा में और नाता में क्या डिफरेंस है? झगड़ा में तो ये है कि भाई कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष की स्त्री को भगा करके ले जाता है, तो वहां पे तो हो जाता है झगड़ा। और नाता ये है कि नाता में स्त्री स्वयं की इच्छा से किसी दूसरे पुरुष के साथ में जाके रहने लग जाती है, ठीक है। तो वो झगड़ा राशि है तो वो देता है, उसे ही झगड़ा कहा जाता है। अब ये देखो और भी प्रथाएं प्रचलित है मीणा जनजाति में, और भी काफी सारी ऐसी प्रथाएं। देखो नाता प्रथा आ गई, अभी अपन बात कर रहे थे नाता प्रथा की। ये देखो नाता प्रथा है, पूर्व पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति से शादी कर लेती है। यहाँ पे कोई पैसे वैसे नहीं देते हैं, नाता प्रथा में कोई पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि जो पत्नी है वो पूर्व पति को छोड़कर किसी और व्यक्ति से शादी कर रही है। अब छेड़ा फाड़ना क्या होता है? छेड़ा और फाड़ना, देखो फाड़ने से सीधा सीधा अपने को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किसी न किसी चीज को है वो फाड़ा जा रहा। छेड़ा का मतलब होता है कपड़ा, है ना। कपड़ा अंगोछा का भी हो सकता है या साड़ी का भी हो सकता है ना, ठीक है ना। तो छेड़ा या साड़ी, डायरेक्टली अपन यहाँ से समझ सकते हैं कि छेड़ा होगा या साड़ी होगी, है ना। तो छेड़ा फाड़ना यानी कि पुरुष महिला की, देखो फाड़ेगा कौन? पुरुष। पुरुष है वो महिला की या तो साड़ी का एक पल्लू फाड़ लेगा पूरी साड़ी में से, या खुद का जो अंगोछा होता ना, या जो अपना खुद का अंगोछा होता है उसका एक टुकड़ा फाड़ लेगा और फिर उसके अंदर 1 रुपया रखेगा, है ना। 1 रुपया बांधकर उस महिला को दे देता है ना। यानी कि या तो साड़ी को फाड़ेगा या खुद के अंगोछे को फाड़ेगा, उसके अंदर उस कपड़े के अंदर 1 रुपया का सिक्का रखेगा और उस महिला को दे देता है ना? तो इस प्रथा को क्या कहते हैं? इस प्रथा को तलाक माना जाता है। अगर छेड़ा फाड़ दिया किसी पुरुष ने किसी महिला की साड़ी का टुकड़ा, यानी खुद की जो पत्नी होती है उसकी साड़ी का टुकड़ा या खुद के अंगोछे का टुकड़ा अगर फाड़ के 1 रुपया उसमें बांध के उसको दे देता है तो इसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। और ये एक तलाक की प्रथा है जो मीणा जनजाति में पहले प्रचलित थी। शायद अभी ये कम प्रचलित है या बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मीणा जनजाति हो काफी ज्यादा शिक्षित हो गई है। लेकिन ये अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो ये है कि छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो आंसर आपको मीणा जनजाति ही करना है, ठीक है। और अगर अपन बात करें यहाँ पे मीणा जनजाति में उपजातियां जिसे अपन गोत्र बोलते हैं ना, 5200 गोत्र है इनमें, मीणा पुराण के अनुसार 5200 गोत्र है, लेकिन उपजातियां हैं। वो देखो उपजातियों में से आई थिंक कोई ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा भी नहीं। अब ये सारे हैं वो मीणा, उनकी गोत्र आप मान सकते हो या उपजातियां आप इन्हें मान सकते हो, है ना, ठीक है। सूरते गला मीणा है, रावत मीणा है, चौथा मीणा है, पड़िहार मीणा है, डेडिया मीणा है, भील मीणा है, मेर मीणा है, आदि मीणा है। ये इनमें उपजातियां मानी जाती है, ठीक है। मीणा जनजाति के द्वारा एक प्रमुख नृत्य किया जाता है, लांगुरिया नृत्य, गुटक्का नृत्य, कनक व दंडवत नृत्य व रसिया नृत्य मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को याद है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गुटक्का नृत्य है वो किस जनजाति में किया जाता है। किस नृत्य के बारे में पूछा गया था? गुटक्का नृत्य के बारे में पूछा गया था कि ये गुटक्का नृत्य है वो किस जनजाति में किया जाता है। तो ये सारे नृत्य है वो मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है, और गुटक्का नृत्य है वो भी मीणा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है भाई। कुछ शब्दावलियां हैं जो अक्सर एग्जाम में अपने को देखने को मिलती है। ये सब शब्दावलियां क्या है ना। देखो ये हर एक जनजाति से जुड़ी हुई कुछ कुछ शब्दावलियां अपने को देखने को मिलेगी। अब इसमें पटेल की अगर अपन बात करें ना, तो पटेल यानी कि पंचायत का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको पटेल कहा जाता है, जो पंचायत का मुखिया होता है उससे। 84 क्या होती है? ये मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत होती है 84।
क्या होती है 84? मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत होती है। मेवासे क्या होते हैं? जंगल में स्थित जो हाथ घर होते हैं उन्हें मेवासे कहा जाता है। ओबरी क्या होती है? अनाज रखने का एक बड़ा पात्र होता है जिसे ओबरी कहते हैं, यानी अनाज रखा जाता है उसका एक बड़ा पात्र होता है, उसको ओबरी कहते हैं, है ना। बर्तन, परिवार, यानी कि देखो ओबरी है ना, वो अनाज रखने का एक बड़ा बर्तन होता है, जबकि इनके परिवार होते हैं ना वो पितृसत्तात्मक होते हैं, यानी कि संयुक्त परिवार होते हैं। कुछ जगह पे एकल परिवार भी देखने को मिलेंगे। परिवारों की जो मेन सत्ता होती है वो फादर के पास में होती है, यानी कि पितृसत्तात्मक इनके परिवार होते हैं। मोसर, इनमें मृत्यु भोज होती है, उनको मोसर भी कहा जाता है, ठीक है। टापरा घरों को कहा जाता है ना। परंपरा, इनमें परंपरा क्या है? मोरनी मांडना। एक बार राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था कि मोरनी मांडना संबंधित है राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मांडना। तो ये जो मोरनी मांडना होता है ना, ये मीणा जनजाति से संबंधित है। और ये कच्चे आंगन जो इनके घर होते हैं, उन घरों के कच्चे आंगन में एक मांडना मांडा जाता है मोरनी की तरह, उसे ही मोरनी मांडना कहते हैं। ढाणी क्या होती है? ढाणी एक घरों का समूह होता है जहाँ पे गांव बहुत ज्यादा घरों का समूह होता है, जबकि ढाणी होती है वो छोटे घरों का समूह होती है जहाँ पे 10 से 20 घर होते हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक शिक्षित और सर्वाधिक संपन्न जनजाति है वो मीणा जनजाति। और देखते हैं अपन भील जनजाति के बारे में। हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में मिलेगा आपको, जनजातियों वाला वीडियो हो 2 पार्ट में मिलेगा। एक पार्ट है काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए एक में तो अपन मेन जनजातियों को कवर करेंगे, सेकंड पार्ट में है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। इनकी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा आपके लिए, प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीजें हैं वो सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, ठीक है। भील जनजाति, इनका उपनाम है आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में किस जनजाति को आदिवासी के नाम से जाना जाता है? भील जनजाति को आदिवासी के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि ये वन पुत्र है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि ये वन पुत्र है ना। और यानी कि इनके जो है वो है फिलाइट व तीरंदाज। टोलमी के द्वारा ये कहा गया था कि ये फिलाइट व तीरंदाज है ना। निषाद, संस्कृत व पुराणों में इनका जो नाम मिलता है वो निषाद मिलता है। क्या नाम मिलता है? निषाद नाम मिलता है। किनका नाम मिलता है? भील जनजाति का जो नाम मिलता है वो निषाद मिलता है। अगर अपन संस्कृत लैंग्वेज में बात करें तो डायरेक्टली प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि संस्कृत में भील जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? संस्कृत में भील जनजाति को निषाद के नाम से जाना जाता है, अर्थात पुराणों में भील जनजाति का उल्लेख है किस नाम से है? पुराणों में भील जनजाति का उल्लेख किस नाम से है? 4 ऑप्शन आ जाएगा, कोई भी आपको ऑप्शन दे देगा, आदिवासी, वनपुत्र, फिलाइट और एक दे देगा निषाद, है ना। तो आंसर निषाद करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि पुराणों के अनुसार भील जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? निषाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भील शब्द की उत्पत्ति एक द्रविड़ भाषा है, उसमें भील शब्द की उत्पत्ति होती है ना। जिसका संबंध है वो यानी कि भील से, ठीक है। भील शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है और तीर व कमान चलाने से संबंधित है। इनका अर्थ क्या है? भील जनजाति का जो अर्थ है वो तीर व कमान चलाने से संबंधित है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा निवास करते हैं। भील जनजाति का जो अर्थ है वो है तीर व कमान चलाने वाला। डूंगरपुर बांसवाड़ा में इनकी जनसंख्या ज्यादा है। विशेष जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति तो मीणा जनजाति है। अगर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। अब राजस्थान की अगर अपन सबसे प्राचीन जनजाति की बात करते हैं तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो भील जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़, शाहपुरा, है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी ये पाई जाती है, लेकिन जो बाहुल्य क्षेत्र है वो है उदयपुर, चित्तौड़ व शाहपुरा, इनका बाहुल्य क्षेत्र है। कुलदेवी की अपन बात करें तो केरड़ा माता है वो इनकी
कुल देवी है जो उदयपुर में पाई जाती है। भीलों की कुल देवी है वो कैलडा माता उदयपुर है। जबकि इनके लोक देवता है इनके ऋषभ देव जी, काराजी या केसरियानाथ जी। भीलों के लोक देवता है वो केसरियानाथ जी, कालाजी या ऋषभ देव जी इनके लोक देवता है। अगर अपन बात करें वर्ग की, अपन अगर बात करें तो वर्ग यानी कि इनमें दो वर्ग होते हैं, एक तो होते हैं मीणा भील, एक होते हैं सामान्य भील, है ना। कितने वर्ग होते हैं? दो वर्ग होते हैं। पहला वर्ग तो होता है मीणा भील और दूसरा है सामान्य भील, है ना। तो देखो मीणाओं में भी दो वर्ग थे, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। अब यहाँ पे भीलों में भी दो वर्ग है, एक तो मीणा भील और एक है सामान्य भील, है। भीलों के कुछ मेले भी हैं, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। भीलों के प्रमुख त्योहार कौन से हैं, इनके मेले कौन से बढ़ते हैं? तो देखो अगर अपन बात करें बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में है, यहाँ पे इनका मेला बढ़ता है। दुलेव गांव उदयपुर में भी इनका मेला बढ़ता है और घोटिया अंबा बांसवाड़ा में भी इनका मेला है वो बढ़ता है, ठीक है। भीलों के प्रमुख लोकगीत है, कुछ इनके लोकगीत भी हैं जिनके यानी कि जिनसे राजस्थान कोई भी एग्जाम होती जहां से प्रश्न है वो पूछा जाता है। सुवाटिया, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सुवाटिया गीत है वो किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली भील जनजाति है, लेकिन क्वेश्चन फिर घुमा के ऐसा भी पूछा गया था कि यानी कि अपने पति यानी कि स्त्री अपने पति की याद में कौन सा गीत है वो गाती है ना। भील जनजाति की स्त्री अपने पति की याद में कौन सा गीत गाती है? तो सुवाटिया गीत गाती है। यानी कि विदेश गए पति की याद में केवल भील स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। विदेश का मतलब ये नहीं कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं, विदेश का मतलब ये है कि अपना क्षेत्र छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र में जाके जॉब करना, है ना, उसे ही विदेश मानते हैं। यानी कि प्रदेश में जाके जो काम धंधा करते हैं लोग उनको विदेश मानते हैं। उन्हीं की याद में, है ना, ये सुवटिया गीत है वो गाया जाता है। और ये केवल भील स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। हमसीडो एक गीत होता है जिसमें युगल गीत है। भील महिला भी इसमें भाग लेगी और भील पुरुष भी इसमें भाग लेंगे, दोनों इस गीत में है वो भाग लेते हैं। हमसीडो में भीलों का एक युगल गीत है जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेती है। जैसे मीणा जनजाति में कुछ प्रथाएं प्रचलित थी, वैसे भील जनजाति में भी कुछ प्रथाएं प्रचलित है। जैसे नाता प्रथा, मोताना जिसे मृत्यु को अपन कहते हैं, नाता के बारे में अपन ने पढ़ा कि स्त्री अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे पुरुष के साथ जाके रहने लग जाती है, उसे नाता प्रथा कहते हैं। मोताना, वहां पे मीणा जनजाति में मौसर था, यहाँ पे मोताना है। मौसर और मोताना में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। मौसर यानी कि मृत्यु भोज है, मोताना यानी मृत्यु भोज है, दोनों ही मृत्यु भोज है, नाम अलग अलग है ना, ठीक है। प्रमुख विवाह है, भीलों में जो विवाह होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विवाह होते हैं भीलों में? भीलों में 5 प्रकार के विवाह होते हैं ना। देखो, परिविक्षा विवाह होता है, हरण विवाह होता है ना, हट विवाह होता है, हाथीवेड़ो विवाह होता है और सेवा विवाह होता है। ये 5 विवाह होते हैं, इनके अलग अलग अर्थ हैं, है ना, ठीक है ना। हालांकि आपको इतना डीप से नहीं पहुंचेगा, आपसे तो डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि अगर भीलों में कितने प्रकार के विवाह होते हैं? 5 प्रकार के विवाह होते हैं ना। और निम्न में से कौन सा विवाह भीलों का नहीं है ना, ऐसे प्रश्न है वो पूछा जाएगा। लेकिन ये 5 विवाह है, ये 5 प्रकार के विवाह भीलों में होते हैं। इनके प्रमुख नृत्य भी है, भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं नेजा, ढोल, गेर, युद्ध, फायरे, है ना, द्विचक्री, युद्ध, हाथीमना, गवरी, राई आदि इनके प्रमुख नृत्य है। अब एक बार प्रश्न आया था 2013 वाली कोई वैकेंसी थी शायद राजस्थान पुलिस या पटवार में क्वेश्चन आया था कि फायरे संबंधित है, फायरे है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो ये फायरे भील जनजाति का है, वो प्रमुख नृत्य है, ठीक है ना। भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इसमें ये क्या करते हैं, फायरे का यानी शब्द का यूज करते हैं और फिर उसके बाद में शायद शिकार के पीछे भगते हैं और कुछ नृत्य भी ये करते हैं। तो फायरे शब्द आपको याद रखना है कि ये भील जनजाति से संबंधित है ना। भीलों के कुछ पहनावों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। भाई भीलों के जो पहनावे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? देखो, एक होता है जायडा यानी कि रंगीन पट्टी जो साफा पर बंदी होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको जायडा कहा जाता है।
रंगीन पट्टी है वो साफे के ऊपर है, वो बंधी रहती है, उसको जरड़ा कहा जाता है। देपाड़ा, भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती। एक बार प्रश्न देखा गया था कि भील पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को क्या कहा जाता है ना। ऑप्शन में अलग अलग था, देपाड़ा भी था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो देपाड़ा होता है कि भील पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को देपाड़ा कहा जाता है। फेंटा, फेंटा तो आप सभी को ध्यान है, लाल पीला या केसरिया जो साफा होता है उसको फेंटा कहते हैं, है ना। ये है खोइतू, पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र या लंगोटी को है वो खोइतू कहते हैं। पोत्या क्या होता है, भील पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला सफेद साफा, है ना। फेंटा होता है, फेंटा कलरफुल होता है, और पोत्या होता है वो ओनली फॉर व्हाइट होता है ना। अगर फेंटा और पोत्या में डिफरेंस आपको पूछ ले तो क्या बताओगे आप डिफरेंस, कि फेंटा होता है वो कलरफुल होता है ना, वो केसरिया रंग का होगा, लाल रंग का होगा या पीला रंग का होगा, जबकि ये पोत्या होता है ये भी फेंटे का ही रूप है, लेकिन ये ओनली फॉर व्हाइट होता है। फेंटा थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है, दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। सफेद साफा होता है उसे पोत्या कहते हैं। भील महिलाओं का भी पहनावा अलग अलग है। ओढ़नी है वो भील महिलाएं पावली भात की ओढ़नी ओढ़ती है और तारा भात की ओढ़नी ओढ़ती है। पावली भात की ओढ़नी व तारा भात की ओढ़नी किस जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था कि पावली भात की ओढ़नी किस जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है ना। पीरिया, दुल्हन द्वारा पहनी जाती है पीले रंग का लहंगा। पीले रंग का लहंगा जब दुल्हन के द्वारा पहना जाता है उसको क्या कहते हैं, पीले रंग का लहंगा दुल्हन के द्वारा पहना जाता है उसको पीरिया कहते हैं। सिंदूरी, दुल्हन की साड़ी जो लाल रंग की होती है। सिंदूरी है दुल्हन की साड़ी है जिसका कलर कैसा होगा, लाल रंग होगा उसका। कछाबू, भील महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला लाल या काले रंग का घाघरा। कछाबू है भील महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला लाल या काले रंग का जो घाघरा होता है उसे कछाबू कहते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था कि कछाबू है वो किसे कहते हैं, भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला लाल या काला रंग का जो घाघरा होता है उसे कछाबू कहते हैं। अब देखो भील जनजाति जो कृषि करते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार हैं। चिमाता, इनके द्वारा खेती की जाती है चिमाता। वो चिमाता क्या होती है कि पहाड़ों के ऊपर खेती की जाती है, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं वहां पे है खेती करते हैं लोग, तो उसको कहते हैं चिमाता, है। दजिया खेती, जो साफ मैदान होते हैं वहां पे जाकर के खेती की जाती है उसको कहते हैं दजिया कृषि। और वालरा कृषि यानी स्थानांतरित कृषि। वालरा कृषि क्या होती है, वालरा का मतलब ये होता है कि आज यहाँ पे कृषि कर ली और फिर आने वाले 2-3 साल बाद में दूसरी जगह जाके कृषि करेंगे, फिर उसके 2-3-4 साल बाद में दूसरी जगह, यानी कि चेंज कर करके कृषि है वो करते जाते हैं, ठीक है ना। ये स्थानांतरित कृषि होती है। जो वालरा कृषि होती है वो स्थानांतरित कृषि होती है, ठीक है। अब देखो इनसे जुड़ी हुई कुछ अपने को है शब्दावलियां भी देखने को मिलेगी। गमेती, कहीं गांव, भीलों में जो गमेती कहा जाता है वो कहीं गांव का मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं। कहीं गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। पाल, भीलों के बड़े गांव या एक समूह होता है उसको पाल कहते हैं। भोपा, झाड़ फूंक का कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको भोपा कहते हैं, है ना। कू किसे कहते हैं, भीलों के जो घर होते हैं उनको कू के नाम से जाना जाता है। भीलों के घरों को कू के नाम से जाना जाता है। फला, एक झोंपड़ियों का समूह होता है उसको कहते हैं फला। ज्यादा झोंपड़ियां नहीं होगी, 10-20 झोंपड़ियां होगी उनका एक समूह होता है उसको फला के नाम से जाना जाता है। पालवी, गांव का मुखिया, पाल का मुखिया कहलाता है। पालवी होता है यानी कि पूरा गांव होता है, गांव का मुखिया को पालवी भी कहते हैं। गमेती यानी कि कहीं गांवों का मुखिया, गमेती हो गया। देखो गमेती और पालवी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। गमेती कहीं सारे गांव का एक मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं, जबकि पालवी होता है ना वो गांव का मुखिया होता है ना, ठीक है। टापरा, भीलों का घर जो घास व लकड़ी का बना होता है। टापरी किसे कहते हैं, भीलों के घर होते हैं जो घास व लकड़ी के बने होते हैं उन्हें टापरा कहा जाता है। रणघोष, अभी मैंने आपको बताया ना कि रणघोष से नृत्य के अंदर आता है, रणघोष करेंगे। फायरे फायरे हैं वो भील जनजाति का रणघोष में भी आता है ना।
कभी शिकार करते हैं तो मतलब फायरे फायरे करते हुए शिकार करते हैं और उसको डांस के रूप में ये लोग हैं वो लेते हैं। भोमट, मेवाड़ में भीलों के क्षेत्र को भोमट कहा जाता है। मेवाड़ का जो भीलों का क्षेत्र है उसको भोमट के नाम से जाना जाता है। भगत, धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति को भगत के नाम से जाना जाता है। वृक्ष, कछुआ वृक्ष को, यानी कि इससे शराब भी बनती है। जो महुआ का वृक्ष है ना, महुआ सॉरी, ये जो महुआ का वृक्ष है, महुआ के वृक्ष से है वो ये लोग शराब है वो बनाते हैं। इनके धार्मिक ग्रंथ क्या है? धार्मिक ग्रंथ की अगर अपन बात करें तो देखो, गोत्र है वो इनका अटक, यानी कि गोत्र है वो इनका अटक के नाम से जाना जाता है। जबकि भराड़ी, भराड़ी भील जनजाति के द्वारा वैवाहिक अवसरों पर बनाए जाने वाली लोक देवी के जो भित्ति चित्र होते हैं उनको भराड़ी कहते हैं। वैवाहिक अवसरों पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र हैं वो भराड़ी कहलाते हैं। हाथीवेड़ो वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करते हैं उसे हाथीवेड़ो कहते हैं। अभी अपन विवाहों के रूप पढ़े थे ना, तो हाथीवेड़ो यानी वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करते हैं उन्हें हाथीवेड़ो कहते हैं। टोटम एक प्राकृतिक चिन्ह जिसे लोक देवता मानते हैं, है ना, एक प्राकृतिक चिन्ह होता है जिसको ये लोग क्या मानते हैं? लोक देवता मानते हैं, उसे टोटम कहते हैं। केसरिया नाथ जी, इसके चढ़ी केसर को पी करके भील कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। केसरिया नाथ जी के चढ़ी केसर को पीकर के भील है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है कि भील जनजाति के लोग किसे पी करके झूठ है वो नहीं बोलते। तो केसरिया नाथ जी के चढ़ी केसर के पानी को पी करके भील जनजाति के लोग कभी भी झूठ है वो नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, भगोरिया त्योहार होता है वो भील पुरुष और महिलाएं इकट्ठी होती है और अपना जीवन साथी चुनते हैं। अपना जीवन साथी चुनते हैं भील जनजाति के, वो भगोरिया त्योहार में चुनते हैं ना। भील पुरुष व महिलाएं इकट्ठी होकर के शराब, देखो महुड़ी भीलों का सोमरस है और महुआ वृक्ष से ये है वो बनता है। महुड़ी, महुड़ी से सीधा अपने को नाम याद आ रहा कि महुड़ी यानी कि महुआ, और ये भीलों का सोमरस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, दापा प्रथा, शादी के समय लड़के वालों की तरफ से कन्या के पिता को कुछ राशि दी जाती है जिसे दापा कहा जाता है। शादी के समय लड़के वालों को, यानी कि लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को पैसे दिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है दापा। ठीक है, दापा अलग है, नाता अलग है, छेड़ा फाड़ना अलग है, मोसेर अलग है, वो सारी प्रथाएं हैं वो अलग अलग है। मीणा भील जनजातियों में ये प्रथाएं है। ठीक है, छेड़ा फाड़ना ये तलाक जो भी मीणा जनजाति में थी वो भी इनमें है ना। और एक इनके द्वारा एक आंदोलन में भाग लिए थे, जो मोतीलाल तेजावत ने जो आंदोलन चलाया था, एक ही वह भोमट आंदोलन चलाया था जिसमें मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन चलाया था और भीलों के मसीहा मोतीलाल तेजावत है वो कहे जाते हैं। मोतीलाल तेजावत को भील लोग है वो बावसी कहते हैं। मोतीलाल तेजावत को भील लोग है वो बावसी के नाम से भी जाना जाता है। कांडी शब्द अपमान सूचक मानते हैं, अगर आप भीलों में किसी को कांडी बोल दोगे ना तो वो बहुत अपमान सूचक शब्द है, वो भील लोग उसे मानते हैं, कांडी को अपमान सूचक मानते हैं। आम वृक्ष, भील जनजाति में वैवाहिक अवसरों पर आम के पत्तों से मंडप सजाने की परंपरा है ना। आम के वृक्ष को भी काफी इंपोर्टेंस देते हैं कि जब शादी विवाह होता है तो मंडप है वो आम के पत्तों से ही सजाते हैं। परिवार में पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, इनकी भाषा होती है वो भीली या वागड़ी भाषा होती है। पाड़ा शब्द सम्मान सूचक शब्द मानते हैं, अगर किसी को आप कांडी कह दोगे तो वो नाराज हो जाएंगे, अगर आप किसी को पाड़ा कह दोगे तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक सम्मान जनक शब्द है वो है पाड़ा। भील जनजाति में सम्मानजनक शब्द है वो है पाड़ा शब्द। उदरिया पंथ, भील जनजाति में प्रचलित एक पंथ है उसको उदरिया पंथ के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति की कुल जनजाति का 44.38% है, इनकी कुल जनजाति का है वो 44.38% है, वो भील जनजाति है। ठीक है, सर्वाधिक बांसवाड़ा में ये जनजाति है वो पाई जाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन ने मीणा और भील दो जनजातियों को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन है वो जो अपनी जनजातियां रह गई है उनको अपन कवर करेंगे।
वो मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिसमें सारे वीडियो आपको है वो मिल जाएंगे। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।